One of the first important term, Ajax. Ajax stands for asynchronous. ठीक है, asynchronous. सेकेंड जो है इसका फुल फॉर्म में, दैट इज जावास्क्रिप्ट. मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज Ajax एंड XML. तो ये इसका फुल फॉर्म है, asynchronous जावास्क्रिप्ट एंड XML. तो ये फुल फॉर्म को हमें फुलफिल करना है. और एजेक्स का नीड क्यों है, उसका एडवांटेज क्या है, एंड व्हाई एजेक्स इज रिक्वायर्ड. तो उसका इन्वेंशन कब हुआ, जावास्क्रिप्ट इसमें कैसे रोल प्ले कर रहा है, एजेक्स ये सर्वर साइड यूज होता है या क्लाइंट साइड यूज होता है, ये सब चीज हमें कवर अप करना. नाउ बिफोर यू प्रोसीड विद एजेक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें क्लाइंट से ब्राउजर पे डेटा पास करने के लिए कौन से पैटर्न्स हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैटर्न. ठीक है, अज्यूम कर दे कि ये एक फेसबुक का आपका लॉगिन पेज है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होगा एंड यू विल बी हैविंग योर लॉगिन बटन. दिस इज योर ब्राउजर, जिसको हम लोग क्लाइंट भी कहते हैं या तो यूजर एजेंट भी कहते हैं. ठीक है, अब ये जो डेटा है, ये डेटा आपको सर्वर साइड पेज में कहाँ पे तो पास करना है, समवेयर एल्स. सो आई विल से दिस इज आवर सर्वर साइड वेब पेज. अज्यूम करते हैं कि ये जो पेज का नाम है एग्जाम्पल xyz.com/login डॉट, कोई भी एक एक्सटेंशन अज्यूम कर लेते हैं, PHP एक्सटेंशन. तो ये जो डेटा है आपको सर्वर साइड वेब पेज में पास करना है. तो यहाँ पे एक वेब पेज होगा, अजम्पशन लॉगिन एक्शन डॉट PHP. ठीक है, मे बी API भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट. तो यहाँ पे डेटा आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है. अब अगर आप डायरेक्टली क्लाइंट से सर्वर, अभी क्लाइंट मतलब आपका करंट लोकेशन, जो भी आपका करंट लोकेशन है. ठीक है, यहाँ पे आपका वेब पेज अवेलेबल है आपके ब्राउजर में, करंट लोकेशन पे अवेलेबल है. सर्वर मतलब जहाँ पे ये साइट होस्टेड है. अज्यूम करते हैं कि ये पर्टिकुलर साइट होस्टेड है USA में, कोई तो एक लोकेशन पे होस्टेड. ठीक है, तो जब आप क्लाइंट से सर्वर साइड पे डेटा सबमिट करोगे, तो एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ये लॉगिन बटन सबमिट करो. लॉगिन बटन के क्लिक पे जो भी ईमेल आईडी होगा, राइट, जो भी करस्पॉन्डिंग आपका पासवर्ड होगा, राइट, ये एक मेथड से डेटा प्रोसेस होगा. मेथड का नाम क्या रहेगा, पोस्ट. पोस्ट मेथड से दोनों डेटा सर्वर साइड पेज में यहाँ पे अवेलेबल होता है. मतलब अब जब आप बटन सबमिट करोगे, ये केस में जब यहाँ पे बटन सबमिट होगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जाए. मतलब एट दैट टाइम ब्राउजर जो है वो रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा. ब्राउजर को रिस्पॉन्स के लिए क्या करना होगा, वेट करना होगा, राइट. मतलब ब्राउजर जब रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है, तो ब्राउजर जो है वो जनरली लोडिंग मोड में होता है, ऐसा रीलोडिंग मोड में. विल सी, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे क्यों ब्राउजर को रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ता है. इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जब डेटा आएगा, तो पहले डेटा क्या होगा, वेरिएबल में एक्सेस होगा. मतलब एक वेरिएबल बनेगा ईमेल आईडी, जहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आएगा, राइट. फिर एक पासवर्ड, जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का पासवर्ड होगा. फिर ये चेक होगा कि एम्प्टी है कि नहीं, राइट. इसके बाद ये चेक होगा कि ये डेटाबेस के साथ मैच होता है कि, और डेटाबेस के साथ मैच होगा नहीं होगा, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग मैसेजेस है, वो मैसेजेस बैक टू आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, ब्राउजर में सेम पेज में यहाँ पे पास कर. सो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन. बट जब आपका ये कम्युनिकेशन हो रहा है, जब आपका डेटा यहाँ से पास होके यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ये केस में जो है ब्राउजर जो है वो रिलोड मोड में होता है. मतलब वो रिस्पॉन्स के लिए वेट करते हैं. तो इसका लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट्स गो टू दिस एग्जाम्पल. ओके, फेसबुक के लॉगिन पेज में देखते हैं, और यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पेज रिफ्रेश होता है. ठीक है, दिस इज आवर फेसबुक पेज. अगर मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ, तो ये मेरा करंट लोकेशन है. यहाँ से डेटा कोई तो सर्वर साइड पे गया होगा, वो अनदर लोकेशन होगा, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद रिस्पॉन्स यहाँ पे मुझे कहाँ पे तो दिखेगा, समवेयर एल्स. और यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो पेज रिलोड होगा, और पेज रिलोड होने के बाद स्टॉप कब होगा, जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तब. ठीक है, लेट्स डू सबमिट. ब्लैंक सबमिट कर रहा हूँ मैं. आगे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, और पेज क्या हुआ था यहाँ पे, अगर ये केस में देखोगे तो पेज रिफ्रेश होता है. तो वापस सबमिट करते हैं. ये देखो पेज रिफ्रेश हुआ. तो जब आप फॉर्म सबमिट करते हो, ऐसा एग्जांपल के तौर पे, तो एक टास्क परफॉर्म हुआ.
अगर एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक दूसरा टास्क आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इज इट? मतलब क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आप एट अ टाइम कितने टास्क परफॉर्म कर सकते हो? ओनली वन टास्क परफॉर्म। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। बराबर है? एक डेटा दूसरे, एक पेज से जब डेटा दूसरे पेज में जाता है कोई भी सर्वर साइड लोकेशन पे, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक आप दूसरा टास्क इनिशिएट नहीं कर सकते। तो ये सिंक्रोनाइज वे ऑफ डूइंग सम टास्क होता है। बट हमें एजाक्स में जो प्रोसेस करना है वो कौन सा वाला रहेगा? असिंक्रोनस पैटर्न से टास्क परफॉर्म। असिंक्रोनस मतलब आप मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते, और वो परफॉर्म करने के लिए आपको क्या यूज करना है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट पर। ठीक है। सो दिस प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और रिसीविंग डेटा फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल वे, ये एकदम सिंपलेस्ट वे होता है। ठीक है। इसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो ये सिंक वे लिख देता हूं मैं, सिंक वे ऑफ कम्युनिकेशन। चलो अभी नेक्स्ट वाला प्रोसेस करते हैं। अब एजेक्स का एडवांटेज क्या है, एजेक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके कॉन्सेप्ट्स है ना, वो मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें एजेक्स में, कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। पेज रिफ्रेश जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं हम लोग। तो पेज रिफ्रेश क्यों नहीं होना चाहिए? अगर पेज रिफ्रेश होता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपके सर्वर साइड वेब पेज से, सर्वर साइड से कौन से डेटा लोड होता है? अगर आप कोई भी HTML फाइल को लोड करते हो तो क्या क्या डेटा लोड होगा? पूरा डोम स्ट्रक्चर लोड होगा। उसके बाद क्या लोड होगा? उसके अंदर जो CSS के CDNs है वो लोड होगा। फिर JS के CDN लोड होगा। फिर आपके इमेजेस जो है वो एंटायर इमेजेस लोड होगा। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ साथ आपके जो फॉन्ट्स है, थर्ड पार्टी फॉन्ट्स, या तो थर्ड पार्टी जो वेबसाइट से डेटा आ रहा है, एग्जाम्पल API, ये सब बार बार लोड हो, एवरी पेज रिफ्रेश पे लोड होते जाए। तो मतलब अनवांटेड नेटवर्क कॉल्स होते हैं। अब ये सिनारियो देखते हैं, ये सिनारियो पे फोकस करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बराबर है? अब मुझे समझो एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस करना है। जैसे ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है, ये ब्रांड का जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है 1700, उतने ही प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना है। तो ये सिनारियो में क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट ही क्या होना चाहिए? फिल्टर होना चाहिए। इतना जो स्ट्रक्चर है उतना ही पार्ट आपका रिलोड होना चाहिए। जो लेफ्ट सेक्शन में कंटेंट है, जो टॉप में आपका मेनू है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये सब चेंज होने की जरूरत नहीं है। ओनली द स्ट्रक्चर विच इज अवेलेबल इन दिस मे बी डिविजन, उतना ही डिविजन में वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? रिलोड होना चाहिए। एंड दैट इज द मेन रोल ऑफ asynchronous ऑपरेशन विदाउट पेज रिफ्रेश विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और हमें ये परफॉर्म करके देखना है। तो समझो अगर मैंने ये पर्टिकुलर ब्रांड पे क्लिक किया, तो आपको ये देखना है कि ये ब्रांड के क्लिक पे क्या ये प्रोडक्ट्स मॉडिफाई हो रहे हैं, और एज वेल एज आपका जो पेज है वो रिफ्रेश होता है यहाँ। तो पेज रिफ्रेश होता है कि नहीं वो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सो लेट्स डू क्लिक। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं क्या पेज रिफ्रेश हुआ? नहीं हुआ। राइट है। समझो अगर मुझे ये ब्रांड भी चाहिए इसके साथ साथ, और इसके क्लिक पे फोकस करते हैं, क्या पेज रिफ्रेश हुआ? नहीं। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं समवेयर, नया वाला ब्रांड आ गया, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। इफ यू सी यहाँ पे कोई पेज लोड नहीं हो, तो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मतलब अनवांटेड जो फाइल जो ऑलरेडी पहले से लोडेड है वो सबकी जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटा सा जो एरिया है, इतना सा पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए? मैन्युपुलेट होके नया डेटा के साथ डिप्लॉय करके आना चाहिए। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ asynchronous ऑपरेशन विदाउट पेज रिफ्रेश। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, कि एजेक्स जो है वो असिंक्रोनस वे से, मतलब आप मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल जीमेल में हम लोग मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं पैरेलली, और अगर एक फाइल भी अपलोड हो रहा है, अगर वो ब्रेक भी हो गया तो इट विल नॉट अफेक्ट अदर फाइल, तो दूसरे फाइल को अपलोड करने देगा। ठीक है। पेज रिफ्रेश शुड नॉट अकर। ठीक है। इसके बाद एंटायर वेब पेज लोड नहीं होना चाहिए आपका। एंटायर वेब पेज should not be loaded. Only part of your web page should be reloaded. ठीक है, ये सब इसके बेसिक्स है।
लेकिन ये सब में जो प्रोसेस करके देता है वो कौन करके देता है? आपका जावास्क्रिप्ट। अच्छा, एजेक्स परफॉर्म कहाँ पे होता है? क्लाइंट साइड पे होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, एजेक्स का काम जो है वो सर्वर से जो भी नया डेटा आएगा वो सब नया डेटा आपको लोड करके यहाँ पे क्लाइंट साइड पे परफॉर्म करके देता है। तो एजेक्स ऑलवेज परफॉर्म करता है क्लाइंट साइड पे। अच्छा, अभी एजेक्स परफॉर्म करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपके ब्राउजर एनवायरनमेंट में, यहाँ पे ब्राउजर एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट का नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट आपके ब्राउजर एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आप विदाउट पेज रिफ्रेश कोई भी वेबसाइट से डेटा या कोई भी API से डेटा, कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज से डेटा, कहाँ से भी डेटा आप फेच करके अपने क्लाइंट साइड पे डेटा डंप कर सकते हो और वो भी पेज रिफ्रेश किए। और फिर जो डोम मैनिपुलेशंस करना है वो आप किसके थ्रू करोगे? जावास्क्रिप्ट। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ना, पहले उसका पूरा कंसर्न समझ लेते हैं, उसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं और फिर कोड लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। राइट, अब पहले XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज है उसके बारे में अंडरस्टैंड करें। ठीक है, XML HTTP रिक्वेस्ट में एक स्पेशल मेथड है, वो मेथड का नाम है ओपन मेथड। देखेंगे हम लोग ये सब कंसोल में जाके देखेंगे ओपन मेथड क्या करता है। ओपन मेथड जो है वो पहले आपको असाइन करता है कि आपको कौन से मेथड से डेटा प्रोसेस करना है सर्वर साइड पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। समझो हमारे पास एक API है सर्वर साइड, कहाँ पे तो अवेलेबल है। मैं एक API आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम लोग विदाउट पेज रिक्वेस्ट डेटा लेने वाले हैं। तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और इसमें सब प्रोडक्ट्स है, दिख रहा है आपको गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो मुझे डेटा क्या करना है? ये API से फेच करना है। तो ये हो गया हमारा API का पाथ। ठीक है, अब ये डेटा आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट से क्या करना है? फेच करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर मे बी सर्वर साइड वेब पेज हो सकता है आपका, मे बी कोई भी API हो सकता है। ठीक है, कोई भी कहाँ से भी आपको डेटा फेच करना है। अच्छा, कहाँ पे डेटा फेच करना है? हमें जो डेटा फेच करना है वो हमारे ब्राउजर पे डेटा फेच करना है, करंट जो लोकेशन है वहां पे। तो मुझे क्या करना है? एकदम सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे एक बटन लिख लेंगे, ठीक है, और ये बटन पे हम लोग डेटा क्या करेंगे? यहाँ पे फेच करेंगे। और बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए? अगर आप ये API पे फोकस करोगे, ये API में ना बहुत सारा डेटा है यहाँ। ये देखो इतना सारा रिकॉर्ड्स है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। राइट, तो जब आप बटन पे क्लिक करो तो विदाउट पेज रिफ्रेश यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए? यहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे बॉटम में जाके शो होना चाहिए। मतलब इनिशियली अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लूँ एक रेड डिविजन, दिस वन, तो ये रेड डिविजन इनिशियली एम्प्टी होगा। जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर रेड डिविजन के अंदर ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए? यहाँ पे जाके शो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेस रिक्वायरमेंट है और ये पूरा प्रोसेस आपको विदाउट पेज रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करेगा वो है आपका जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गया आपका वेब पेज, कोई भी एक फाइल होगा, एग्जांपल ajax1.html फाइल, यहाँ पे डेटा लेके आना है। ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल का नाम रहेगा ajax.js और ये एंटायर पार्ट जो है ये आपका क्लाइंट साइड हो गया। राइट, मतलब ये सेक्शन पूरा क्लाइंट साइड है और ये सेक्शन कौन सा है? आपका सर्वर साइड। अब जावास्क्रिप्ट में आपको ब्राउजर के एनवायरनमेंट से एक ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है। ये ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा वो होगा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट आपके ब्राउजर एनवायरनमेंट में है तो जावास्क्रिप्ट में उसका यूसेज करके टेस्ट करेंगे। और वन ऑफ द फर्स्ट मेथड जो हमें यूज करना है वो मेथड का नाम क्या है? ओपन। ये मेथड हमें क्या अप्लाई करने देगा? ये मेथड आपको बताएगा कि आपको कौन से मेथड से डेटा प्रोसेस करना है। तो ओपन नाम का जो मेथड है वो कौन से ऑब्जेक्ट का पार्ट है? ये XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अब आपको डेटा फेच करना है तो मेथड आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे गेट। अगर आप डेटा सबमिट करना चाहते हो फॉर्म से तो आप मेथड क्या यूज करोगे? पोस्ट। ठीक है, अभी हमें डेटा फेच करना है, इसके लिए मेथड का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? गेट। सेकंड जो है हमें डेटा कहाँ से फेच करना है? विदाउट पेज रिक्वेस्ट डेटा कहाँ से फेच करना है? तो हमें जो डेटा फेच करना है वो कहाँ से फेच करना है? ये URL से डेटा फेच करना है, तो हमें यहाँ पे URL का पाथ लिखना। और इसमें जो थर्ड पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस पैटर्न से डेटा फेच करना है या सिंक्रोनस पैटर्न से फेच करना है। डिफॉल्ट वैल्यू जो इसका होता है वो ट्रू होता है। ट्रू स्टैंड्स फॉर के हमें जो डेटा प्रोसेस करके लेके आना है वो विदाउट सिंक्रोनस डेटा प्रोसेस करना है, मतलब यू कैन डू मल्टीपल टास्क पैरेलली। ठीक है, तो जो URL होगा हमारे ये केस में जो भी हमारा URL होगा
वो यूआरएल ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेट करके रखा। मतलब यूजर जब बटन पे क्लिक करेगा तो यूजर जो है बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली सर्वर साइड से फेच नहीं कर रहा है। इन्फॉर्मेशन जो डेटा फेच हो रहा है वो किसके थ्रू फेच हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू फेच। मतलब एक बटन के क्लिक पे हमने एक यूआरएल का डेटा फेच कर लिया, सेकंड बटन के क्लिक पे सेकंड यूआरएल का डेटा फेच करेंगे। मतलब यूजर का जो कम्युनिकेशन है, यूजर कम्युनिकेशन डायरेक्टली सर्वर साइड के साथ नहीं हो रहा है। यूजर जो है अपना जो इन्फॉर्मेशन है किसको पास कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को। और जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करके ओपन मेथड से सर्वर साइड पे डेटा कनेक्टिविटी करती है। ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग इतना सा कोड लिख के टेस्ट करते हैं। सो लेट्स से आवर कोड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। बटन के क्लिक पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फेच डेटा, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट का फाइल भी क्रिएट कर देते हैं, आई विल से ajax.js। और ये फाइल के अंदर हमें आगे का कोड क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट, अब बटन के क्लिक पे काम करना है। सो आई विल बी यूजिंग डोम स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग यहाँ पे डोम इवेंट हैंडलर यूज कर लेंगे। तो डोम इवेंट हैंडलर में लिखेंगे डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर बटन, और इवेंट हैंडलर में कौन सा इवेंट हैंडलर यूज करेंगे, ऑन क्लिक, एंड लेट्स कॉल अ फंक्शन। और सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट यूज करना है वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स क्रिएट एन इंस्टेंस, ठीक है। सो विल बी क्रिएटिंग एन इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, ये पर्टिकुलर क्लास का। सो आई विल से वेरिएबल XML HTTP इक्वल टू कोई भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे डेट का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो क्या कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू डेट। जैसे ये पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करें। ओके, सो ब्राउजर एनवायरनमेंट में आपके हर एक ब्राउजर में XML HTTP रिक्वेस्ट नाम का एक बिल्ट इन क्लास है। ये क्लास का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और देखो कि यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर आपके पास XML HTTP रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर क्लास अवेलेबल है, अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सो व्हाट डज इट मीन कि आप एजेक्स परफॉर्म कर सकते हो। मतलब ब्राउजर में आप वो ब्राउजर एजेक्स सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू स्क्रीन, यहाँ पे इसको रन करते हैं ये पर्टिकुलर फाइल को, और एजेक्स परफॉर्म करने के लिए जो बेस चाहिए वो देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी, क्लिक करके देखते हैं। ये देखो आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस किया कि सबसे पहले मेथड कौन सा यूज किया हमने यहाँ पे, ओपन। ओपन मेथड का रोल क्या है कि यूजर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना है सर्वर साइड या एपीआई से। यूजर जो इंटरेक्शन है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, और जो ओपन मेथड है ये मेथड जो है वो आपका एपीआई या तो सर्वर साइड पेजेस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। पर पहले कनेक्शन करें, क्योंकि कनेक्शन होगा तो डेटा पोस्ट या तो गेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको इसमें एक साइकिल पढ़ना पड़ता है एजेक्स में। तो एजेक्स में एक साइकिल होता है, वो साइकिल में यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, और बहुत अच्छा सा साइकिल है। और ये साइकिल जो है इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रेडी स्टेट नाम के प्रॉपर्टीज। तो XML HTTP ऑब्जेक्ट ये जो है इसके अंदर ही आपके पास एक साइकिल है, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेडी स्टेट। देखते हैं हम लोग, हमारे पास रेडी स्टेट करके है यहाँ पे, ये देखो मिल गया आपको रेडी स्टेट। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी तक आपने कोई रिक्वेस्ट इनिशियलाइज नहीं किया है। देयर इज नो रिक्वेस्ट इनिशियलाइज्ड, आई विल से इन दिस वे, नो रिक्वेस्ट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं उसमें लिख देता हूँ। सो रेडी स्टेट यहाँ पे ले जाके लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो वी हैव वन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेडी स्टेट। एंड प्लीज रिमेंबर इसमें टोटल 5 वैल्यूज है। पहला वैल्यू हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, और इनिशियल वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट 0 होता है। सो HTTP रिक्वेस्ट इज नॉट इनिशियलाइज्ड बाय यूजर, एंड यूजर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखना होगा। सबसे पहले इसका रेडी स्टेट का वैल्यू क्या आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने कोई यूआरएल को कॉल भी नहीं किया। सी जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो इनिशियल वैल्यू क्या आ रहा है इसका, 0, क्योंकि अभी तक आपने कोई कनेक्टिविटी नहीं किया है, कोई यूआरएल से डेटा फेच भी नहीं कर रहे हो, तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, 0। इसमें एक और एक प्रॉपर्टी पे फोकस करना होगा, ये प्रॉपर्टी हम लोग लिख के रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसका भी जो वैल्यू होता है, स्टेटस का वैल्यू 0। स्टेटस मतलब जो होता है ना वो HTTP के कोड देता है आपको। मतलब जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई पेज अवेलेबल नहीं है तो स्टेटस क्या मिलेगा, 404। एग्जाम्पल, पेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 200 मिलेगा।
अगर कुछ एरर्स है तो उसमें 403 फॉरबिडन एक्सेस, 503 रिक्वेस्ट, ऐसे अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। तो अगर आपको HTTP के स्टेटस कोड देखना है तो आप पहले यहाँ से पढ़ लेना HTTP स्टेटस कोड। इसमें बहुत सारे स्टेटस कोड है, अभी फिलहाल तो हमारे केस में 2 ही यूज होने वाला है, 200 एंड 404। ये देखो इतने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएंगे आपको यहाँ। तो हमारे केस में अभी कौन सा वाला यूज होगा, अगर API का पाथ राइट होगा, अगर कोई वेबसाइट का पेज का राइट होगा पाथ, सो विल बी हैविंग दिस वन। अदरवाइज अगर रिस्पॉन्स में कुछ एरर होगा तो हमें स्पेसिफिकली 404 मिल सकता है हमारे केस में। तो हमें स्टेटस भी साथ साथ में क्या करना है देखना है। तो लेट मी सी कि स्टेटस नाम का कोई प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जैसे रेडी स्टेट दिख रहा है वैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टेटस, मतलब XML HTTP रिक्वेस्ट में आपको 2 प्रॉपर्टी पे फोकस करना है, एक रेडी स्टेट जो साइकिल का काम करता है और दूसरा क्या होता है स्टेटस, राइट। तो यहाँ पे आई विल बी हैविंग XML HTTP डॉट स्टेटस और दोनों का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा 0 है, ठीक है। सो लेट्स डू क्लिक हियर, दोनों वैल्यूज क्या हो गया 0। मतलब अभी तक हमने अगर डायग्राम के हिसाब से देखें, अभी तक हमने यहाँ पे ओपन मेथड कनेक्ट नहीं किया, तब तक आपका इनिशियल वैल्यू जो रहेगा तो दोनों का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा 0। अब नेक्स्ट टास्क है, अभी आपको API से डेटा फेच कर, API कोई थर्ड पार्टी सर्वर साइड में कहाँ पे तो अवेलेबल है, या तो कोई वेबसाइट से भी डेटा फेच कर सकते हो, ऐसा नहीं है। समझो कभी कभी ऐसा भी होता है xyz.com/login-action, कोई भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज होगा PHP, यहाँ से मुझे डेटा रिसीव करना है सर्वर साइड, मतलब कोई थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन मैच करके रिस्पॉन्सेस लेना है, वो भी हो सकता है, राइट। तो अब आप कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले कौन सा वाला मेथड यूज करोगे, ओपन। अब जैसे ओपन मेथड परफॉर्म होगा, रेडी स्टेट का जो वैल्यू है, रेडी स्टेट का वैल्यू, ये साइकिल का वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो जाएगा 1, 0 से वो साइकिल तुरंत जाके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि ओपन मेथड वो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में आपको प्रोटोटाइप में देखना है, और प्रोटोटाइप में देखो यहाँ पे मेथड मिल गया आपका ओपन। ओपन मेथड का यूज क्या है, कनेक्टिविटी करना कोई भी URL के साथ। तो अभी हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी करेंगे, तो आई विल से XML HTTP और मेथड का नाम क्या लिखेंगे ओपन। अब ओपन में आपको फिलहाल तो डेटा फेच करना है, तो मेथड का नाम क्या होगा गेट। और कौन से API से डेटा फेच करना है, तो API हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये वाला API है जिसमें ऑलरेडी डेटा एक्चुअली जेसन पैटर्न से, तो हम लोग जेसन भी लर्न कर लेंगे पैरेलली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटा, और थर्ड पैरामीटर आप नहीं भी पास करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है ट्रू। ट्रू मतलब ये असिंक्रोनस वे से ही डेटा फेच करके देगा, मतलब ये असिंक्रोनस वे से डेटा फेच करेगा। व्हाट डज इट मीन कि ये आपका दूसरा अगर टास्क इनिशियलाइज भी हो रहा है तो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये नहीं भी लिखोगे इट्स ओके, और लिखते हो तो भी इट्स फाइन, चलता है, राइट। अब जैसे ओपन मेथड परफॉर्म होगा, रेडी स्टेट का वैल्यू क्या होगा 0 से क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं रेडी स्टेट का वैल्यू आइडेंटिफाई होता है कि नहीं। लेट्स गो टू स्क्रीन, एक बार पेज रिफ्रेश करके सबमिट करके देखते हैं। अभी तक इसमें जो 0 का वैल्यू 1 नहीं हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि आपका कनेक्टिविटी हुआ है। तो इसके लिए आपको एक स्पेशल इवेंट यूज करना पड़ता है, जैसे ऑन क्लिक इवेंट होता है, ऑन माउस ओवर इवेंट है। वैसे अगर आपका स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर इवेंट जो है वो इवेंट का नाम है यहाँ पे ऑन रेडी स्टेट चेंज करके इवेंट होगा यहाँ पे। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं प्रोटोटाइप के अंदर, डू वी हैव ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट, यस। तो जैसे ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन माउस ओवर इवेंट है, वैसे अगर आपका साइकिल में अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो मॉडिफिकेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो इवेंट की तरह काम करता है। सो लेट्स सेव दिस इवेंट, हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो XML HTTP के थ्रू कौन सा इवेंट यूज करेंगे, ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट, और ये इवेंट आपको 100% आपके रेडी स्टेट के वैल्यूज आइडेंटिफाई करके देगा, ठीक है। तो हमें कौन सा डेटा इसमें चेक करना है, एक रेडी स्टेट का वैल्यू एज वेल एज स्टेटस का। तो जैसे ओपन मेथड आपका परफॉर्म होगा, रेडी स्टेट का जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 का मतलब होता है यहाँ पे कि रिक्वेस्ट हैज बीन सेटअप। जो भी रिक्वेस्ट है जो सर्वर साइड से कनेक्टिविटी करना था वो सेटअप हो चुका है। अब देखते हैं बटन के क्लिक पे, अगर URL राइट होगा तो, बराबर ना, URL राइट होगा तो रेडी स्टेट का वैल्यू आपको 1 भी मिलेगा, और स्टेटस वैल्यू अभी रिक्वेस्ट सेट हो गया, बट स्टेटस का वैल्यू देखते हैं कि अभी भी क्या मिलता है आपको यहाँ पे। लेट्स सी नेक्स्ट, अब बटन पे क्लिक करते हैं,
ये देखो रेडी स्टेट का वैल्यू 1 मिला और अभी भी इसका वैल्यू क्या है, फिलहाल तो 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब रिक्वेस्ट सेट हो चुका है, सर्वर साइड से आपका कनेक्टिविटी हो चुका है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट मेथड यूज करना है डेटा प्रोसेस करने के लिए, उसका मेथड का नाम क्या है, सेंड। सेंड करो मतलब रिक्वेस्ट को भेज दो अभी। तो जैसे आप सेंड करोगे, रेडी स्टेट का जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा 2, और अब जाके आपको स्टेटस का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आपने एपीआई पे डेटा प्रोसेस करने के लिए भेजा कि मुझे डेटा फेच करना है, तो रिटर्न में कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। अब ये रिस्पॉन्स हमारे केस में क्या आ सकता है, अगर यूआरएल राइट है तो 200 आ सकता है, और अगर यूआरएल रॉन्ग है तो अभी हमारे केस में क्या आ सकता है 40। तो हमें पहले ये देखना है कि ये प्रोसेस होता है कि नहीं। तो सेंड, अभी सेंड करने से क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर साइड पे चला गया। रिक्वेस्ट क्या हो गया, सर्वर साइड पे चला गया। अज्यूम करते हैं कि रेडी स्टेट का वैल्यू 2 है और स्टेटस 200 है, मतलब एपीआई कॉल हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वर साइड पे एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब रेडी स्टेट का वैल्यू 2 होगा, इमीडिएटली यहाँ पे सर्वर साइड पे क्या होगा, डेटा प्रोसेस होगा। जो भी इन्होंने कोड लिखा होगा डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो जब डेटा प्रोसेस होता है तो वही केस में रेडी स्टेट का जो वैल्यू है इमीडिएटली वो 2 से क्या हो जाएगा, आपका ऑन द स्पॉट 3 हो जाएगा। क्योंकि जब रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है, अब क्लाइंट साइड में कुछ नहीं होने वाला है। रिक्वेस्ट सेंड हुआ तो रेडी स्टेट का वैल्यू क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो इमीडिएटली रेडी स्टेट जो है वो 2 से क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, अपना वैल्यू 3 में। अब जब डेटा प्रोसेस हो गया तो वापस रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, जावास्क्रिप्ट के पास आएगा। तो जावास्क्रिप्ट के पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा इंटायर प्रोसेस होने के बाद। तो जैसे जावास्क्रिप्ट के पास रिस्पॉन्स आता है तो रेडी स्टेट जो है वो अपना जो वैल्यू है वो अपना वैल्यू क्या कर देगा, यहाँ पे जाके 4, मतलब 3 मतलब डेटा इट इज इन प्रोसेस, और 4 मतलब रिक्वेस्ट का जो साइकिल है वो क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जब आप सेंड मेथड परफॉर्म करोगे, ध्यान में रखना, जब भी आप सेंड मेथड परफॉर्म करोगे तो रेडी स्टेट का वैल्यू 2, 2 से 3 और 3 से क्या हो जाएगा आपका 4, ये प्रोसेस होते रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेट्स सी, जैसे हम लोग सेंड मेथड परफॉर्म करते तो क्या होता है। तो ओपन के बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मेथड क्या लिखा, सेंड। अच्छा, आप कुछ डेटा भेजना चाहते हो, नहीं, क्योंकि मेथड क्या है आपके पास यहाँ पे, गेट। अगर डेटा पोस्ट होगा ना तो आप यहाँ से कोई ना कोई डेटा पास करोगे, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यूज है या कुछ कंटेंट है, वो सब आप पास कर सकते हो। बट अभी हमारे पास गेट है, तो गेट के लिए कोई डेटा पास भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, या तो आप क्या पास कर सकते हो, नल पास कर सकते हो, ऑप्शनल है। तो गेट मेथड के लिए कोई डेटा पास करने की जरूरत नहीं है, पोस्ट के लिए डेटा क्या करना होता है, पास करना। राइट, तो जैसे आप ये पास करोगे इमीडिएटली जो रेडी स्टेट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2। तो रिक्वेस्ट हैज बीन क्या हो गया आपका, ये सेंड सक्सेसफुली। उसके बाद इमीडिएटली जो रेडी स्टेट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका 3 मतलब रिक्वेस्ट इट इज इन प्रोसेस, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद इमीडिएटली रेडी स्टेट का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, ऐसा लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पे आपको जो भी देखना है कंसोल में देखना है, और इसमें स्टेटस भी देखते रहना। अगर यूआरएल मैच होगा तो स्टेटस 200 होगा, यूआरएल मैच नहीं होगा तो 404 या तो कुछ डिफरेंट एरर जनरेट होगा। लेट्स सी, अभी हमारा यूआरएल तो राइट है। लेट्स सी, ये देखो आगे आंसर। और यहाँ पे देखना स्पेशली ये एक्सएचआर में कि ये आपका ये यूआरएल जो है कनेक्ट हो रहा है 200 है, और इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके रिस्पॉन्स में देखना वो डेटा आ चुका है, और ये पूरा डेटा विदाउट पेज रिफ्रेश है। देखो अगर आप बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फोकस करना, देयर इज नो पेज रिफ्रेश, इज इट, यहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, लेकिन आपका डेटा वो एपीआई से कॉल हो चुका। दिस इज हाउ इट वर्क्स। the reason is you are passing your information to JavaScript it is connected with your server side language or APIs in the background, मतलब ये पूरा प्रोसेस बैकग्राउंड में रन होता है। सो एंड यूजर जो है वो सिर्फ रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट को करता है, जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट किसको भेज रहा है, सर्वर साइड पेज पे, रिस्पॉन्स वापस जावास्क्रिप्ट में आता है, और वो रिस्पॉन्स फिर आप क्या कर सकते हो, वो डेटा आप डो मैनिपुलेट करके स्क्रीन पे दिखा सकते हो। मतलब एंड यूजर जो है, एंड यूजर का डायरेक्टली कोई सर्वर साइड से कनेक्शन नहीं है। अगर आप प्रीवियस फोटोग्राफ अगर देखो, इसमें ये वाले फोटोग्राफ में देखते हैं आप, नहीं यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टली डेटा सर्वर साइड में पास कर। सो एंड यूजर जो है
ब्राउजर उसको वेट करना पड़ेगा जब तक रिस्पॉन्स नहीं होता है। ये केस में पेज क्या होता था, रिफ्रेश होता था, क्योंकि रिस्पॉन्स के लिए ब्राउजर को वेट करना होगा। बट अगर आप ये सिनेरियो देखोगे, ये सिनेरियो में यूजर जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट और जो आपका एचटीएमएल पेज है वो तो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब यूजर का इन्फॉर्मेशन क्लाइंट टू क्लाइंट जा रहा है, राइट है। और जो जावास्क्रिप्ट से रिस्पॉन्स आएगा वो किसके पास आएगा, अगेन ब्राउजर के पास, मतलब यूजर इज इंटरेक्टिंग विद ओनली विद द क्लाइंट। बट जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में डेटा क्या कर रहा है, प्रोसेस करके दे रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल ऑब्जेक्ट जिसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट। तो पेज रिफ्रेश क्यों नहीं होता है एजाक्स में, इसका रीजन जावास्क्रिप्ट, इसका रीजन है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको पेज रिफ्रेश नहीं करने देता। समझे आपको ये स्टेटमेंट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एजाक्स में। अब डेटा आ गया है, अभी और दो एग्जांपल। अब डेटा आ गया हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी XHR में यहाँ पे जाके देख लिया, डेटा आ गया। अब ये डेटा आपको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टी दिया गया है, और वो जो प्रॉपर्टी का नाम है, वो प्रॉपर्टी का नाम है रिस्पॉन्स। या तो आप रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, या तो आपके पास दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है रिस्पॉन्स टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी है इसमें। हाँ ये रहा, ठीक है आपका, दोनों प्रॉपर्टी आप इसको। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो डेटा हैंडल करने का काम क्या करता है, ये डेटा जो भी URL से, API से, सर्वर साइड से डेटा आ रहा है वो हैंडल करने का काम ये प्रॉपर्टी का है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, देखो हमारे पास साइकिल्स आ गए। तो ऑन रेडी स्टेट चेंज क्या है, एक स्पेशल इवेंट है। ये इवेंट जो है आपके स्टेटस को देखता है, रेडी स्टेट के वैल्यूज को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे देंगे इफ। अच्छा, इसमें और एक कंडीशन देख लेते हैं कि अगर URL रॉन्ग होगा तो क्या होगा। समझो मैंने URL का नाम कुछ रॉन्ग लिख दिया, जैसे अब ये URL एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अब ये केस में क्या होगा, अगर आप सबमिट करोगे यहाँ पे तो साइकिल कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, 404 मिलेगा। तो या तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर 404 है तो कुछ एरर मैसेज दिखाएंगे, और 200 है तो हम लोग स्क्रीन पे क्या करेंगे, डेटा डिप्लॉय करेंगे, राइट। सो लेट्स परफॉर्म दिस एग्जाम्पल। तो इसके बेस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन लिख देते कि रेडी स्टेट का वैल्यू 4, मतलब साइकिल कंप्लीट हुआ, लेकिन स्टेटस जो है वो क्या मिला आपको यहाँ पे, 404। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक डिवीजन बना देते हैं, जो उसमें बूटस्ट्रैप भी ले लेंगे थोड़ा सा। बूटस्ट्रैप क्लास क्या लिखेंगे, कंटेनर, और दूसरा बूटस्ट्रैप का क्लास क्या होगा, रो। तो ये रो क्लास के अंदर कुछ डेटा क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे। सो आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्लास क्या यूज करोगे आप यहाँ पे, रो। और उसके इनर HTML में हम लोग मैसेज लिख देंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसा करके एक मैसेज पास करेंगे। एंड लेट मी हैव बूटस्ट्रैप, तो थोड़ा सा डिजाइन वर्क भी हो जाएगा क्विकली। सो बूटस्ट्रैप का यहाँ पे CDN यूज कर लें। ओके, सो लेट्स गो टू HTML पार्ट, और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बूटस्ट्रैप। अब स्क्रीन पे फोकस करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे रॉन्ग URL से डेटा परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, बिकॉज 404 का एल्स। नेक्स्ट सिनारियो में मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब डेटा डिप्लॉय भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे एल्स एफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर रेडी स्टेट का वैल्यू 4 है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल टेम्पररी क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ओके, मतलब डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना होगा, ये URL टेम्पररी चेंज करना। तो स्क्रीन पे एटलीस्ट हमें ओके करके मैसेज आना चाहिए विदाउट पेज रिफ्रेश, आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखना है कि रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है यहाँ। सो आई विल से इन कंसोल, ओके, XML HTTP ये हमारा ऑब्जेक्ट, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब डेटा कैसे आएगा वो हमें नहीं पता। डेटा आपको टेक्स्ट आ सकता है, डेटा जेसन पैटर्न से आ सकता है, डेटा एरे पैटर्न से आ सकता है, कुछ भी पैटर्न से आ सकता है। तो अब जो डेटा हमें आ रहा है जेसन पैटर्न से, तो जेसन क्या है, जेसन का यूसेज कैसा है, और फिर जेसन क्यों रिक्वायर्ड है, फिर उसको कैसे हमें कन्वर्जन करना चाहिए वो हम लोग सीखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स गो टू दिस वन। अब बटन पे क्लिक करके कंसोल में चेक कर दे, ये देखो ये आ गया डेटा, ये API से कॉल हो गया, देयर इज नो पेज रिफ्रेश, API से डेटा कॉल हो चुका है। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब डेटा जो API से कॉल हो रहा है इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ, बराबर है, तो टाइप ऑफ से हमें आइडिया आ जाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। ये देखो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब ये होता है आपका जेसन स्ट्रिंग,
तो पहले जेसन का नीड क्यों है, पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ही हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एजेक्स का बेस, एजेक्स कैसे काम करता है। अब पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई जेसन इज रिक्वायर्ड। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, क्या कहते हैं इसको, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, व्हाई जेसन इज रिक्वायर्ड। पहले इसको एक लॉजिकल सिनेरियो देखते हैं। तो अभी एक सिनेरियो देखते हैं, अभी एग्जांपल वर्ल्ड कप ऑन द वे है, राइट है। ये वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज करके दे रहा है यहाँ पे, ये एक कम्युनिटी है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये कम्युनिटी जो है वो है ICC.com, ये कम्युनिटी है जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब इनका ऑलरेडी जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है समवेयर एल्स, बराबर है। अज्यूम करते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है वो बना हुआ है डेटाबेस MySQL में, बराबर है। और इनका जो कोड लिखा गया है बिहाइंड द सीन बैकएंड में, ठीक है, वो अज्यूम करते हैं हमने पाइथन और जैंगो में लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज एन अजम्पशन। और यहाँ पे बैकएंड डेवलपर्स जो है वो APIs बना के रख रहे हैं, इज इट। अभी APIs कैसे बना के रखा होगा, एग्जाम्पल जो यहाँ पे देखते हैं, समझो HTTP ICC.com एग्जाम्पल मैच, बराबर है। और मैच के बाद जो आज का मैच होगा व्हाटएवर, समझो मैच का नंबर है 1000, राइट। अब ये डेटा, ये API इन्होंने बना के रखा हुआ है, दिस API इट इज जनरेटेड, आज का जो मैच होगा वो API यहाँ पे इन्होंने बना के रखा। अब ये डेटा जो है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, बराबर ना। अभी देखो जो डेटा एंट्री करना है वो सब लोग तो मिलकर नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो रन टाइम पे डेटा एंट्री कर रहा है, उनके पास ऑथोरिटीज है। अब बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको ये डेटा रिक्वायर्ड है, वो अपना तो पूरा टीम तो नहीं बनाएंगे डेटा एंट्री करने के लिए, बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, राइट। और ऑथोरिटी भी होना चाहिए। तो समझो हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन है, राइट, क्रिकबस है, Dream11 है, फिर माई सर्कल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जो ये उनको डेटा चाहिए, राइट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्या ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है? नहीं, अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार डेटाबेस एक्सेस हो गया मतलब आउट, आप कोई भी डेटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये एप्लीकेशंस का काम क्या होगा, ये एप्लीकेशन जो है वो ये URL को एक्सेस कर। अब ये URL एक्सेस करने के लिए दे नीड एन ऑथोरिटी, टोकन चाहिए, मे बी पेड हो सकता है, मे बी फ्री हो सकता है, वी डोंट नो, बराबर है, बट डेटा चाहिए। बट अभी समझो कि क्रिक बस जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन है एग्जाम्पल, और वो बना हुआ है प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे बना, राइट है। Dream11 एक एप्लीकेशन है, समझो मैं वेब एप्लीकेशन अज्यूम करता हूँ, ये वेब एप्लीकेशन एग्जाम्पल Node.js में। माई सर्कल जो एक एप्लीकेशन है, समझो कि इसका वेब एप्लीकेशन है और ये बना हुआ है .NET प्लेटफॉर्म पे। अब कंसर्न ये है कि बैकएंड एप्लीकेशन पाइथन और जैंगो में, और फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है अलग अलग मोबाइल और ये सब एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। नाउ कैन आई से इन दिस वे कि इसके अंदर समझो कि एक एरे और ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो डेटा है वो एरे और एक पैटर्न ऑब्जेक्ट पैटर्न में बना हुआ है, पाइथन का एरे और ऑब्जेक्ट। सो क्या पाइथन का जो एरे और ऑब्जेक्ट है आप डायरेक्टली एंड्रॉइड के अंदर एक्सेस कर सकते हो क्या? एंड्रॉइड जो लैंग्वेज यूज करता है वॉट उसमें आप एक्सेस कर सकते हो क्या? वो डायरेक्टली डेटा Node.js में एक्सेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये आपका क्रॉस ओरिजिन डेटा आ रहा है, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में डेटा आ रहा है, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में डेटा आ रहा है। तो आप एक टेक्नोलॉजी का जो डेटा है आप दूसरे टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको इसके बीच में कम्युनिकेटर चाहिए जो सब टेक्नोलॉजी समझ सकता है। सो देयर आर टू कम्युनिकेटर्स, एक आप यूज कर सकते हो XML, जैसे एजेक्स का फुल फॉर्म में असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML है। तो जब एजेक्स इनोवेशन हुआ वो टाइम पे XML एग्जिस्ट करता था, जेसन एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो किसमें कर सकते हो आप? जेसन। तो व्हाट इज XML एंड व्हाट इज जेसन, इसको समझते हैं। XML जो है इट्स अ टेक्नोलॉजी, XML एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज से डेटा एक्सपोर्ट करके स्टोर कर सकते हो और कोई भी लैंग्वेज उसको इंपोर्ट करके उसको रीड कर सकते हो। मतलब XML जो है वो हर एक लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कोई भी लैंग्वेज जो है वो XML के अंदर डेटा एक्सपोर्ट कर सकता है या तो इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। जेसन जो है वो टेक्निक है, इट्स नॉट अ लैंग्वेज। इसका जो डेरिवेशन है वो जावास्क्रिप्ट से हो, इसका जो सिंटैक्स अगर आप देखोगे बेसिकली जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो जेसन भी एक टेक्निक है जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो और पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज में जाके डेटा उसको क्या कर सकते हो? इंपोर्ट या तो रीड कर सकते हो। मतलब आप रीड और राइट आइदर XML में कर सकते हो और जेसन में कर सकते हो। अब कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा डिपेंड करता है उसके सिनारियोस पे।
ज्यादातर जो हम लोग रेस्ट एपीआईज बनाते हैं वो जेसन बेस्ड बनाते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। अब ये लाइट वेट क्यों होता है इसका रीजन पहले देख लेते हैं, फिर जेसन पे आते हैं, फिर जेसन का डेटा एक्सेस कैसे करना है जावास्क्रिप्ट में वो हम लोग समझ लेते हैं, राइट। अब ये वेबसाइट समझो आपने एक्सेस किया मैच 1000 आज के डेट का, तो ये डेटा जब डिप्लॉय होगा तो ये डेटा एक्सएमएल में कैसे डिप्लॉय होगा और जेसन में कैसे डिप्लॉय होगा उसको अंडरस्टैंड करो, राइट। तो ये यूआरएल जब आप एक्सेस करोगे, समझो यहाँ पे इसको अलग से लिखता हूँ मैं, सो icc.com/ क्या था हमारा यूआरएल, टेम्पररी यूआरएल मैच और 1000। अब इसका डेटा एक्सएमएल में कैसे आएगा और उसका डेटा आपको जेसन में, तो उसके सिंटैक्स पता होना चाहिए, बराबर। एक्सएमएल ऑलरेडी एजेक्स के टाइम पे इनोवेशन हो चुका, 1997 की बात है, तभी एक्सएमएल था। और इसके लिए इसके फुल फॉर्म में असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। असिंक्रोनस मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट मतलब विदाउट पेज रिक्वेस्ट डेटा परफॉर्म करना है, एंड एक्सएमएल, एक्सएमएल मतलब आप डेटा एक्सएमएल के थ्रू क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते हो, यू नीड टू हैव अ कम्युनिकेटर, एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए या तो कॉमन टेक्निक चाहिए, राइट। तो एक्सएमएल में अगर डेटा आएगा तो कैसे आएगा, तो एक्सएमएल में ना खुद के सिंटैक्स होते हैं, खुद के टैग्स होते हैं। अगर आपको देखना है तो कोई भी एक वेबसाइट से एक्सएमएल का सैंपल कोड देख तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे एचटीएमएल में आपके टैग्स होते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, वैसे आप एक्सएमएल में आप खुद के सिंटैक्स यहाँ पे जाके लिख सकते हो। ये देखो एक सैंपल एक्सएमएल फाइल देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, ये देखो समझे आपको ये। तो एक्सएमएल में आप अपने कस्टम टैग्स बना के डेटा ये टैग्स के बीच में जाके क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी जनरेट एक्सएमएल। जब हमारे पास डेटाबेस से डेटा आता है, समझो ये एपीआई से डेटा आया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब अपने कस्टम टैग्स बना के उसमें डेटा क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो अभी इसमें डेटा कैसे पुश होगा, तो ये सिनारियो देखते हैं। समझो ये हमारा टैग का नाम हो गया मैच, ठीक है, और इसमें रूल क्या है कि एवरी एचटीएमएल टैग जैसे ओपनिंग क्लोजिंग होता है, इसमें हर एक टैग को ओपनिंग क्लोजिंग करना। फिर समझो हमने डेटा प्रोड्यूस किया यहाँ पे पाइथन जेंगो से कि नंबर, मैच का नंबर क्या है, तो मैच का नंबर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, 1000। फिर अभी ये कितने टीम्स है यहाँ पे, बराबर है, तो एक होगा टीम 1, ये एक्चुअली कोड से प्रोड्यूस हो रहा है बट अभी फिलहाल के लिए समझो आज इंडिया का मैच है, ठीक है। फिर सेकंड, दूसरा क्या होगा, टीम 2, बराबर है, तो आज हमारा जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, एग्जाम्पल। फिर रिजल्ट, एग्जाम्पल, राइट है। तो रिजल्ट के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इंडिया वॉन बाय 2 विकेट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना। अगर सर्वर साइड लैंग्वेज से आप यूआरएल से डेटा फेच करोगे एपीआई से, तो ये जो डेटा है आपको ये एक्सएमएल पैटर्न से डेटा परफॉर्म कर देगा। अब यही डेटा अगर आपका जेसन में होगा तो कैसे होगा, जैसे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है वही पैटर्न से होता है, तो ऐसा होगा डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले की बनेगा, वो की का नाम क्या होगा यहाँ पे, मैच। उसके अंदर कौन से कीज बनेंगे, आपके नंबर्स, ठीक है। तो एक होगा आपका नंबर, नंबर में ये डेटा स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होगा, टीम 1, ठीक है, टीम 1 में ये डेटा हो गया। सेकंड होगा टीम 2 और उसके रिजल्ट्स, मतलब ये एक सैंपल डेटा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये आपका सैंपल डेटा परफॉर्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सएमएल में जो प्रोड्यूस हुआ है और जेसन में जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें किसका ज्यादा कैरेक्टर्स। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल कितने कैरेक्टर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे 190 कैरेक्टर्स, बराबर है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने कैरेक्टर्स है, ये 170। ये एक छोटा सा डेटा है, मतलब जब डेटा एक्सएमएल में प्रोड्यूस होगा जो दूसरे टेक्नोलॉजीज को यूज करना है, तो वो डेटा अगर आप देखोगे कंपेयर टू जेसन, लाइट वेट कौन सा है इसमें से, जेसन। और ये जो सिंटैक्स है ये आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में रेगुलर देखते हो। तो ज्यादातर जो है आप जब डेटा प्रोड्यूस करते हो सर्वर साइड लैंग्वेज से, या तो आप एक्सएमएल में प्रोड्यूस करोगे या तो जेसन, बट मोस्ट ऑफ द रेस्ट एपीआई जो हम लोग बनाते हैं वो जेसन बेस्ड होगा क्योंकि वो लाइट वेट, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एजेक्स का इंफॉर्मेशन हो गया। सो व्हाट इज एजेक्स, तो एजेक्स का अगर फुल फॉर्म को हम लोग अगर जस्टिफाई करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, असिंक्रोनस, क्योंकि विदाउट पेज रिफ्रेश आपको मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। सेकंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही है जो यूजर से इंफॉर्मेशन लेके सर्वर साइड पे प्रोसेस करके देता है विदाउट डूइंग पेज रिफ्रेश इन द बैकग्राउंड। और लास्ट में एंड, और एंड के बाद यहाँ पे क्या आ गया, एक्सएमएल।
तो जब ये इनोवेट हुआ वो टाइम पे जेसन का एग्जिस्टेंस नहीं था 1997 में, 2003 में जेसन का इनोवेशन हुआ। उसके पहले एक्सएमएल था। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन किया था वो क्या था, एक्सएमएल। और एक्सएमएल और जेसन का नीड क्यों है वो समझना जरूरी है। तो कभी भी अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा पास करते हो, तो अब वो एप्लीकेशन को पास करने के लिए आपको एक कॉमन लैंग्वेज या तो कॉमन टेक्निक यूज करना होगा, क्योंकि सब एप्लीकेशन को समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये केसेस में या तो आप एक्सएमएल यूज करोगे या तो आप क्या यूज करोगे, जेसन। इतना समझ में आ गया आपको, राइट। अब जेसन कैसे लिखा जाता है, उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका डेटा जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे केस में फिलहाल तो इतना रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम लोग वो सीख लेते हैं कि जेसन कैसे लिखा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल। देखो यहाँ सबसे पहले आप जेसन को कैसे लिखते हो या तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हो। समझो हमारे पास एक यूजर का इन्फो है, ठीक है। अब ये यूजर इन्फो हमें जावास्क्रिप्ट का सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यूजर का नेम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यूजर यहाँ पे क्या पास कर दिया, एज, सिंपल। तो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके अंदर यूजर के कुछ हॉबीज लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। तो 2-3 हॉबीज यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, टाइप ऑफ यूजर इन्फो, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब समझो आप ब्राउजर से डेटा कोई सर्वर साइड वेब पेज में पास कर रहे हो, तो आपके पास अभी जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब ये डेटा आपको क्या करना है, कोई सर्वर साइड लैंग्वेज में पास करना है, कोई एपीआई को पास करना है। तो आप डायरेक्टली ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो एक्सएमएल में या तो जेसन में, राइट है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, वो फंक्शन का नाम है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्जन कर लो स्ट्रिंग में। तो जो भी यूजर इन्फो है, ये यूजर इन्फो हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया और यहाँ पे उसका रिजल्ट चेक कर लिया, ठीक है। और ये रिजल्ट को हम लोग इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करके देख लेंगे। सो इफ यू सी रिजल्ट, और इसका क्या चेक कर लो यहाँ पे, टाइप ऑफ। तो जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा जेसन स्ट्रिंग। ये देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे साइट्स है। तो एक मैं जेसन लिंट करके एक साइट देख लेता हूँ, जहाँ पे आप अपना जेसन का स्ट्रिंग पास करके देख लो बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, राइट है, और उसको वैलिड चेक करो वैलिड है कि नहीं। आगे मतलब अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो आप इसको प्रोसेस करके दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू कन्वर्ट योर। लेकिन ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, देखो जावास्क्रिप्ट का अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, जो कीज होता है ना इसमें, इसमें आपको कोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी कीज को कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बट जब जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट होता है ना, तो एवरी कीज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका डबल कोट्स में कन्वर्ट। तो जब आप जेसन स्ट्रिंग आपको रिसीव होता है, तो आप जब प्रोड्यूस करते हो, तो एवरी कीज वो डबल कोट्स में स्टोर होना चाहिए। अब हम लोग जेसन स्ट्रिंग बनाते हैं, ये हो गया जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। अब रिवर्स, जेसन स्ट्रिंग बनाना है और उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये रिवर्स वाला काम है। अभी मैं जेसन स्ट्रिंग बनाता हूँ, समझो मुझे कोई एपीआई से डेटा आया, तो वो स्ट्रिंग कैसा रहेगा, जैसे प्रोडक्ट का इन्फो है। अब ये जेसन स्ट्रिंग, तो जेसन स्ट्रिंग सबसे पहले हम लोग किसमें बनाएंगे, सिंगल कोट के, ठीक है। सिंगल कोट के अंदर में एक ऑब्जेक्ट बना देते, ये ऑब्जेक्ट में डबल कोट में प्रोडक्ट का नाम। तो एवरी की, जितने भी कीज होंगे वो सब कोट्स में होना चाहिए, राइट। तो प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड, प्रोडक्ट का प्राइस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, जब आप वैल्यूज लिखते हो तो ध्यान में रखो नंबर्स के लिए कोई कोट्स लिखने की जरूरत नहीं। और सेकंड, इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके कलर्स लिख देते हैं कि कितने कलर्स का ये प्रोडक्ट है। अच्छा, जेसन स्ट्रिंग में आप एरेज ऑब्जेक्ट सब स्टोर कर सकते हो, अलाउड। तो 2 कलर्स यहाँ पे पास कर देते हैं, दैट्स रेड और ग्रे। सो हमारे पास एक जेसन स्ट्रिंग तैयार है जो एक एपीआई से आया है, और उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, नेम, प्राइस एंड कलर, ठीक है। सो लेट्स प्रिंट प्रोडक्ट इन्फो, और इसका जो है क्या प्रिंट कर देंगे जाके, टाइप। तो देखते हैं कि ये जेसन स्ट्रिंग है या नहीं, और ये वैलिड है कि नहीं वो भी देखना होगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये आ गया स्ट्रिंग जो हमने मैन्युअली बनाया हुआ है, और उसको वैलिडिटी भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ये वैलिड स्ट्रिंग है क्या नहीं। यहाँ पे जाके अगर ये वैलिड स्ट्रिंग होगा तो हमें यहाँ पे आंसर आना चाहिए इन, अच्छा कुछ तो मिस्टेक हो गया हमारे यहाँ पे, हाँ ये डबल कोट में लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं। आ गया वैलिड स्ट्रिंग।
तो एवरी कीज मस्ट बी रिटन इन कोट्स। अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है ना तो कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वेरिएबल रिजल्ट 1 इक्वल टू, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया था, स्ट्रिंगीफाई यूज किया था, वैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग आता है, जेसन स्ट्रिंग आता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पार्स यूज करेंगे। तो जो हमें अभी एपीआई से डेटा आया है वो स्ट्रिंग था, उसको हमें पार्स करना होगा, तो जेसन डॉट पार्स प्रोडक्ट इन्फो, और उसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ही तो आप इसका यूज कर पाओगे ना, नहीं तो यूज कैसे कर पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी कि जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको इटरेट कर सकते हो, डेटा शो कर सकते हो। तो ये हमने क्यों लर्न किया, इसका रीजन आपको यहाँ पे है। जब आपको ये डेटा आ रहा है फेच डेटा एपीआई से एजाक्स बेस्ड विदाउट पेज रिफ्रेश, ये स्ट्रिंग आ रहा है, ये स्ट्रिंग तो जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकता है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, जेसन स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करना होगा, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर। अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ही तो आप उसको यूज कर पाओगे। नाउ लेट्स गो टू आवर कोड, हमारे कोड में जाते हैं, हमारे पास ये स्ट्रिंग आ चुका है रिस्पॉन्स टेक्स्ट में, बराबर है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो वेरिएबल रिजल्ट ऑफ एपीआई विच इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और जेसन डॉट पार्स में हम लोग ये कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। और एक बार आपको एरे आ गया तो आपको पता है फॉर ईच लूप, फॉर ऑफ लूप, ये सबसे इटरेट करके आप डोम स्ट्रक्चर्स में प्रिपरेशन कर सकते हो, वो करेंगे हम लोग। लेट्स सी द रिजल्ट, क्या हमारे पास जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट हुआ है, ये देखो, अगर आप जेसन स्ट्रिंग को फोकस करोगे ये आपके एरेज में कन्वर्ट हो चुका है, बराबर है। अब ये एरे का डेटा आप क्या कर सकते हो, आपके जावास्क्रिप्ट के एचटीएमएल फाइल में उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। इसके लिए जब आप डेटा पासिंग करते हो बिटवीन द टेक्नोलॉजीज, बिटवीन द डोमेन्स, तो डेटा पास करने के लिए आपको कॉमन टेक्नोलॉजीज चाहिए, या तो आप एक्सएमएल यूज करो या तो आप क्या यूज करो, जेसन। व्हाई वी आर यूजिंग जेसन, बिकॉज ये लाइट वेट है। तो कोई भी अगर एपीआई से जब डेटा आता है ना, ध्यान में रखना, वो जो डेटा होगा वो या तो जेसन पैटर्न से होगा, या तो एक्सएमएल पैटर्न से होगा, या तो नॉर्मल स्ट्रिंग्स हो सकता है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये जो जितने भी टेक्नोलॉजीज है वो टेक्नोलॉजीज है ना, ये दूसरे टेक्नोलॉजीज के एरेज और ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, बट ये कॉमन जो कम्युनिकेटर्स है उसको अंडरस्टैंड। तो इसके लिए आपको जेसन का नीड होना चाहिए, और एजेक्स किसके लिए, विदाउट पेज रिप्लेस डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो जेसन एक अलग टॉपिक है और एजेक्स एक अलग टॉपिक, बट ये सिनेरियो में दोनों आपका कॉम्बिनेशन साथ में, ठीक है। अब हमारे पास डेटा आ चुके हैं, तो कहना ही से एक ऑब्जेक्ट जो है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, बराबर है, एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको लूप लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हम लोग सिंपल फॉर ऑफ लूप लगा देते हैं यहाँ पे। तो रिजल्ट ऑफ एपीआई, अब ये कमेंट कर देता हूँ मैं, इसका काम हो गया। तो फॉर ऑफ लूप, ऑफ लूप में राइट हैंड साइड में क्या पास करोगे, एरे, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। एक वेरिएबल बना देता हूँ वेर ओबीजे, ठीक है। और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं वो देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। अभी सिर्फ डोम मैनिपुलेशन है, एजेक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आता है कि नहीं, बटन के क्लिक में आगे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट मतलब एक डिवीजन, एक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, एक डिवीजन, ठीक है। तो एक डिवीजन में प्रिपेयर करता हूँ पर ऑब्जेक्ट के लिए। आई विल से वेरिएबल div tag which is equal to डॉक्यूमेंट, डोम स्ट्रक्चर में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करेंगे, और जो एलिमेंट क्रिएट करेंगे वो एलिमेंट का नाम क्या रहेगा, div, ठीक है। तो div tag क्रिएट हुआ है कि नहीं पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी द प्रोसीजर ऑफ div tag। तो एवरी ऑब्जेक्ट के लिए एक div बनना चाहिए हमारे पास, देखो बन गया ये div। ये जितने भी div बन रहे हैं, बराबर है, ये डिवीजन जो है हमें HTML में कौन से क्लास में डंप करना है, रो क्लास में अपेंड करना है, बराबर ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर, क्लास कौन सा यूज करेंगे, रो, ठीक है। तो रो क्लास के अंदर क्या करना है आपको, अपेंड करना है, किसको अपेंड करना है, div tag। सो लेट्स गो टू स्क्रीन, और अभी फिलहाल इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखना है कि विद इन डिविजन क्लास रो जो अभी एम्प्टी है इसमें वो डिविजन क्रिएट हुआ है कि नहीं, हो गया। ये देखो डिविजन आगे सब आपके। अब ये डिवीजन जो है इसके अंदर हमें इमेज शो करना है, कंसोल में देखते हैं क्या क्या आपको इसमें से लेना है। मैं फिलहाल प्राइस और ये ले लेता हूँ, देखो एक तो प्राइस है, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का टाइटल है, और इमेज का पाथ भी है, अगर आपको इमेज की यूज करना तो इमेज का पाथ। तो ऑब्जेक्ट में से मुझे एक तो प्राइस चाहिए, टाइटल चाहिए, और क्या चाहिए, इमेज। तो आप इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, बराबर है। हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका डिस्ट्रक्शन। सो आई विल से वेरिएबल, एक एक्सेस करना है आपको प्राइस, दूसरा एक्सेस करना है इमेज, और थर्ड एक्सेस करना है टाइटल,
और कौन से वेरिएबल से एक्सेस करना है, ओबीजे में से एक्सेस। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शंस, बराबर ना। ये देखो लाइन नंबर 25 पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये 25 पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये वाला, बराबर है। ये ऑब्जेक्ट में से आपने कौन से कीज एक्सेस किया, टाइटल, प्राइस एंड इमेज, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो आप डायरेक्टली ये वेरिएबल्स को यूज कर पाओ, बराबर है। अब div के अंदर मुझे h2 टैग बनाना है। div के अंदर कौन सा टैग बनाएंगे, h2। सो वेरिएबल h2 टैग विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h2। और ये h2 टैग कौन से डिवीजन में जाके अपेंड होगा, ये वाला डिवीजन जो क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो h2 टैग को अपेंड करेंगे, तो किसके अंदर अपेंड करना है आपको, यहाँ पे div टैग के अंदर जाके अपेंड, तो ऐसा लिखेंगे div टैग डॉट अपेंड, और किसको अपेंड करेंगे यहाँ पे, h2 टैग। देखते स्क्रीन पे कंसोल में देखना पड़ेगा कि आपके पास वो h2 टैग क्रिएट हुआ है। सो लेट्स डू क्लिक हियर, ये div क्रिएट हुआ, और ये div के अंदर कौन सा वाला टैग क्रिएट हुआ, h2। अभी h2 के अंदर कंटेंट ऐड करना है, h2 के अंदर कंटेंट ऐड करना है। तो h2 टैग में कंटेंट ऐड करने के लिए कैन आई से आई कैन यूज इनर HTML। तो इनर HTML में किसको प्रिंट कर देंगे, या तो टाइटल या तो मैं प्राइस को प्रिंट कर दूंगा। अब जैसे आप ये इनर HTML में डेटा डंप करोगे, स्क्रीन पे देखना आपको h2 टैग दिखाई देगा यहाँ आगे। और विदाउट पेज रिफ्रेश, यहाँ पे फोकस करना, विदाउट पेज रिफ्रेश एपीआई का डेटा ऑलरेडी कॉल हो चुका, क्योंकि ये एजेक्स के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करें। तो ये जो ड्यू टैग है उसको मैं कॉलम बना देता हूँ बूटस्ट्रैप के जो कॉलम क्लासेस है। तो मुझे यहाँ पे कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा, क्लास नेम। वो डिवीजन को क्लास नेम अप्लाई करेंगे तो अच्छा है। तो बूटस्ट्रैप के दो क्लास अप्लाई करते हैं, एक तो कंटेंट कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में, और कॉलम नंबर 3 मतलब 4 कॉलम स्क्रीन पे डिप्लॉय होना चाहिए। और सबको क्या अप्लाई करेंगे, बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी ये बॉर्डर वाइज डेटा डिप्लॉय हो रहा है करें आगे। बूटस्ट्रैप के क्लास अप्लाई करिए, मतलब अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे यहाँ पे, देन यू विल सी के ये पर्टिकुलर क्लासेस बूटस्ट्रैप के अप्लाई हो चुके। फिर जो भी आपको क्लासेस अच्छा लगता है वो अप्लाई करो। अब h2 हो गया, मुझे प्राइसिंग के साथ टाइटल भी डिस्प्ले करना है। तो जैसे हमने h2 टैग क्रिएट किया, इन अ सेम वे मुझे एक पैराग्राफ टैग भी क्रिएट करना, और पैराग्राफ टैग क्रिएट करेंगे, और पैराग्राफ टैग के इनर HTML में यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे किसको, टाइटल। अब जैसे आपने डिवीजन में h2 अपेंड किया, वैसे कौन से वाले टैग को अपेंड करोगे, पैराग्राफ टैग। तो h2 के नीचे कौन सा टैग अप्लाई होगा, पैराग्राफ टैग अप्लाई होगा, राइट। ये डोम मैनिपुलेशन से डोम स्ट्रक्चर में एडिशन कर रहे हैं। ये देखो टाइटल भी आ गया। अब क्या बचा, इमेज। तो इमेज टैग भी तो क्रिएट करना होगा, राइट। सो लेट्स क्रिएट एन इमेज टैग। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा img टैग। तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट img, ठीक है, सिलेक्ट कर देते हैं img टैग। और img टैग जो है ना, उसमें इनर HTML नहीं होता है, इसके अंदर डेटा आपको कौन से प्रॉपर्टी में स्टोर करना होता है, src में स्टोर करना, ठीक है। और src के अंदर आपका जो वेरिएबल था, देखो कौन सा वाला वेरिएबल डिस्ट्रक्ट किया था हमने, इमेज, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। और ऐसा इमेज टैग भी तो आपको ड्यू में अपेंड करना होगा, तो इमेज टैग भी यहाँ पे ड्यू में जाके अपेंड करें। मतलब पहले डिवीजन में इमेज आएगा, फिर प्राइस आएगा, और बाद में प्रोडक्ट का नाम आएगा। यू कैन सी, ये देखो, तो इमेज के साथ आपका डेटा डिस्प्ले होगा। लेकिन अब ये इमेज स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है, क्योंकि इमेज का साइज ज्यादा है और ड्यू का साइज कम है। तो इमेज का आपको एक क्लास असाइन करना होगा, बूटस्ट्रैप का क्लास। तो इमेज का क्लास असाइन करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्लास है। और बूटस्ट्रैप में एक रेडीमेड क्लास होता है img fluid। तो अब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, विदाउट पेज रिफ्रेश, एजेक्स थ्रू डेटा फेच हो जाए। सो ऑल ओवर अगर हम लोग उसका थियरी पढ़े, तो हमने थियरी जस्टिफाई किया है। ये थियरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और उसका डायग्राम भी देख सकते हो। देखो थियरी क्या है, एजेक्स इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर asynchronous जावास्क्रिप्ट एंड XML। इट्स अ सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक। पहली बार, एजेक्स है ना, कोई लैंग्वेज नहीं है, एजेक्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोसेस करके देता है। एजेक्स क्या यूज किया हमने, क्या क्या यूज किया, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा कुछ यूज किया नहीं। तो एजेक्स कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं है। एजेक्स कोई लैंग्वेज है, नहीं है। एजेक्स एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निक कहते हैं, ठीक है। दैट यूजेस वेरियस वेब टेक्नोलॉजीज ऑन द क्लाइंट साइड। मतलब ये क्लाइंट साइड पे ही परफॉर्म होता है, ब्राउजर साइड ही परफॉर्म होगा, कोई सर्वर साइड से उसका कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, वो सर्वर साइड से डेटा प्रोसेस करके लेके आता है विदाउट पेज रिफ्रेश। It creates asynchronous web application. With Ajax, web application can send and retrieve data from a server asynchronously without interfering the display and behavior of the existing web page. इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपका वेब पेज है, ये वेब पेज पे ऑलरेडी बटन है। अब नीचे आपका डिवीजन यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है।
तो जब हम लोग यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एंटायर पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ जो इतना सा डिवीजन वाला पार्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करें, ये जो डिवीजन है कंटेनर, इसके अंदर जो ये रो है, इसके अंदर जाके वो डेटा क्या करेगा, प्रोसेस करके देगा। मतलब वो एंटायर वेब पेज को इंटरफियर नहीं करता है, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एजेक्स। ये देखो आ गया डेटा, और इतना ही पार्ट में क्या हुआ, डोम मैनिपुलेशन हुआ आपका, राइट। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज कि विदाउट इंटरफियरिंग द डिस्प्ले ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एग्जिस्टिंग वेब पेज, ये डेटा असिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा प्रोसेस करके लेके आता है, जिसका हमने सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम देखा हुआ था प्रीवियस केसेस में। तो डायग्राम में आपको और एक बार यहाँ पे बताया था। तो जैसे बटन पे क्लिक किया हमने, डेटा प्रोसेस हुआ, ओपन मेथड से यूआरएल कनेक्टिविटी हुआ, डेटा प्रोसेस होने के बाद रिस्पांस किसके अंदर आया आपका, यहाँ पे रिस्पांस टेक्स्ट नाम के एक प्रॉपर्टी में आया, साइकिल कंप्लीट हुआ, और साइकिल कंप्लीट होने के बाद जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने डोम मैनिपुलेशन करके यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कर दिया। और ये साइकिल है 0 to 4 का एक साइकिल है जो बिहाइंड द सीन हमने टेस्ट कर लिया। तो अगर वो साइकिल एक बार आपको देखना है तो आप कोड में जाके यहाँ पे जाके देख सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू ओपन दिस रेडी स्टेट वैल्यू एंड स्टेटस प्रॉपर्टी। तो अगर आप यहाँ पे एक बार वापस से रिफ्रेश करके देखो और कंसोल में चेक करो, तो साइकिल में फोकस करना है। ये देखो, सबसे पहले आपका रेडी स्टेट का वैल्यू 0, बिकॉज रिक्वेस्ट इनिशियलाइज नहीं था, स्टेटस 0 था। फिर 1 मतलब ओपन मेथड से कनेक्टिविटी हुआ एपीआई से डेटा आने के लिए। फिर 2 मतलब आपका रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो चुका है, और तब जाके आपको स्टेटस क्या मिला, 200। उसके बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद 4 मतलब आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, डेटा आ चुका है, और वो डेटा हैंडल जो हमने किया यहाँ पे, वो कौन से प्रॉपर्टी में किया, रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अब रिस्पॉन्स टेक्स्ट में हमें डेटा जो है, अगर ध्यान से देखोगे, वी हैव डेटा इन अ जेसन फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा था। फिर हमने क्यों जेसन का नीड है उसके बारे में हमने लर्न कर लिया, और जेसन का वैल्यूज कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया। तो अगर आपके पास जेसन का डेटा है और अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट में यूज करना चाहते हो, कोई एपीआई से डेटा है तो उसको पार्स करना पड़ता है। अगर आप उसको पाइथन में यूज करना चाहते हो जेसन का डेटा, तो उसके फंक्शंस आपको लर्न करने पड़े। जैसे पाइथन में लोड करके एक फंक्शन होता है, तो अलग अलग हर एक लैंग्वेज में जेसन को एक्सेस करने का प्रोसेस होता है। या तो आप उसको रीड करोगे या तो आप उसको क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। वैसे तो जावास्क्रिप्ट से अगर आपको डेटा जेसन में कन्वर्ट करना है तो मेथड का नाम क्या है, स्ट्रिंगिफाई। और जेसन का डेटा आपको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो पार्स नाम का। तो वही हमने यहाँ पे प्रोसेस किया, और एक बार आपको डेटा आ गया, फिर बाकी तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का डोम लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप इसका थियरी पे वापस से फोकस करो, तो दिस सेज without interfering the display and the behavior of the existing web page, data process करके मिलता है by decoupling the data interchange layer from the presentation layer। presentation मतलब जो स्क्रीन पे देखा, और डेटा इंटरचेंज लेयर मतलब जो हमने अभी जेएस में कोड लिखा, डेटा प्रोसेस का लेयर आपका, बराबर है। एजेक्स अलाउज वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन टू चेंज कंटेंट डायनामिकली, जो अभी हमने प्रूव कर दिया, विदाउट द रीलोडिंग एन एंटायर वेब पेज। इन मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन वी यूज जेसन इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल, ठीक है। तो जेसन लाइट वेट क्यों है, हमने एक छोटा सा एग्जांपल करके चेक किया। एजेक्स इज नॉट अ टेक्नोलॉजी, क्लियर कट, इट इज neither rather a simple concept which uses HTML and CSS. It can be used in a combination to markup and style information. The web page can be modified by JavaScript to dynamically display and allow the user with the new information. जैसे भी हमारे केस में इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या था, ओनली बटन, और जैसे बटन पे क्लिक किया यहाँ पे तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डायनामिकली लोड हो गया, वो डिवीजन में जाके डंप हो गया। दैट इज व्हाट एजाक्स डज। और इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना है आपको, XML HTTP रिक्वेस्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, XHR भी कहते हैं, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एजाक्स ऑन वेब पेजेस, allowing website to load content onto the screen without refreshing the web page. So all over, Ajax is not a technology, okay, nor a language, but it is an existing technologies used in a new way. ये इसका एक छोटा सा समरी हो गया। और अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हमने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था यहाँ पे, सो दैट वाज योर सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्लाइंट से डायरेक्टली डेटा आप कहाँ पे पास करोगे, ब्राउजर पे प्रोसेस होगा, और उसके बाद यहाँ पे जाके डेटा जनरेट होगा, तब तक ब्राउजर आपका रिलोड मोड में रहेगा। दैट इज व्हाट द सेम थिंग दे हैव गिवन। सी, ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट मतलब पोस्ट गेट मेथड से डायरेक्टली सर्वर को डेटा प्रोसेस किया, यहाँ पे सर्वर ने डेटाबेस के साथ जो काम करना है कर लिया, और रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया। ये ट्रेडिशनल वे है डेटा प्रोसेस करने का, कन्वेंशनल मॉडल ऑफ वेब एप्लीकेशन।
बट अगर आप एजेक्स वैसे करते हो तो ब्राउजर से जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको पास होगा, जावास्क्रिप्ट को पास होगा। इन्होंने लिखा हुआ है एजेक्स इंजन, बट जावास्क्रिप्ट को पास होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो XHR ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको ब्राउजर से, फिर वो डेटा ब्राउजर पे सर्वर साइड लैंग्वेज पे पास होगा। यहाँ पे जो भी डेटाबेस हैंडलिंग करना है करो, और रिटर्न में रिस्पॉन्स किसके पास आएगा, जावास्क्रिप्ट के पास, और वो जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स आपको एंड ब्राउजर पे ट्रांसफर होगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका ये। और इसका सैंपल कोड देखना है तो देखो यहाँ पे इन्होंने एकदम छोटा सा कोड, सेम कोड है। पहले आपको क्या करना है, XML HTTP रिक्वेस्ट का इंस्टेंस क्रिएट करना है, फिर इसके बाद आपको ओपन मेथड से कौन से फाइल से डेटा प्रोसेस करना है वो जनरेट करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन क्या करना है, यहाँ पे जाके सेंड कर देना। अभी मेथड गेट है इसके लिए सेंड किया। फिर आपके पास यहाँ पे रेडी स्टेट का वैल्यू 4 आया और स्टेटस अगर 200 आया, तो आप डेटा क्या करोगे, वो पर्टिकुलर PHP के फाइल से एक्सेस करोगे। दिस इज व्हाट दे हैव। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज एजेक्स, और ये उसका ऑल ओवर आपका समरी हो गया कि एग्जैक्टली एजेक्स कैसे काम करता है। दिस इज द सैंपल डायग्राम। ओके।